Hello everyone, this is our English class and today we will continue with learning of our literary terms. As we studied yesterday, sonnet and elegy. Okay. So today we will study about simile and metaphor. What is a simile? Basically, simile involves direct comparison between two objects and can be recognized by the use of words like as and as. सिमिली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अलग चीज़ों के बीच में और हम इसको पहचान सकते हैं जहाँ पे वर्ड यूज़ हो रखे हों लाइक और एज, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिमिली है. ठीक है. इन अ सिमिली द ऑब्जेक्ट्स ब्रॉट फॉर कंपैरिजन शुड बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. For example, if the beautiful physical features of a girl are compared to those of a beautiful film actress, cannot be cited as an instance of a simile. Since both the objects belong to the same species, both are human beings. अब जैसा कि हम बोलें, क्या एक एग्जाम्पल लें कि कहाँ पे ये सिमिली अप्लाई नहीं होती है, उसका ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी लड़की की सुंदरता को किसी एक्ट्रेस से कंपेयर करें तो वहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. ये सिमिली नहीं बोला जा सकता. क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि दोनों ही जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों ही एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती हैं. वहीं अगर हम उस लड़की को किसी फूल से कंपेयर करें कि शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ रोज़, तो या फिर हम उसको बोलें शी इज़ एज ब्राइट एज अ सनफ्लावर, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं. सिमिली का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ सिमिली है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज़ का कंपैरिजन हुआ, एक ह्यूमन बीइंग का और दूसरा एक प्लांट यानी फ्लावर का. ओके. इस चीज़ को आप कह सकते हो कि हाँ ये सिमिली है और आप उसको स्पीसीज़ क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज़ से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए. अगर सेम स्पीसीज़ से बिलोंग करेंगे तो नहीं माना जाएगा कि वो सिमिली होगी. ठीक है. और उसके साथ में लाइक और एज शब्दों का प्रयोग भी करना ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अब है द डिसिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी फॉर अ सिमिली. अब डिसिमिलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट्स के बीच में. किसी भी सिमिली को आप अगर बता रहे हैं तो वहाँ पर डिसिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एज आइडल एज पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. इतना खाली जैसे कि एक पेंटेड शिप जो है एक पेंटेड ओशन के ऊपर होता है. ठीक है. द आइज इज एज ग्रीन एज एमरल्ड. आइज जो है उतनी ही हरी है जैसे कि पन्ना होता है एक तरह का. एमरल्ड इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टोन. ठीक है. हर लिप्स आर एज टेंडर एज पेटल्स ऑफ अ रोज. उसके होठ जो हैं वो इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपैरिजन किया गया अलग अलग चीज़ों का, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया गया है. तो ये सारे सही एग्जाम्पल हैं सिमिली के, क्योंकि बेसिक चीज़ एक तो कंपैरिजन जो है वो अलग ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए और लाइक और एज शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यूज होना चाहिए. The use of a simile enables the poet to convey his ideas effectively. अब simile का यूज़ कहाँ पर होता है? पोम्स के अंदर होता है, पोइट्री के अंदर होता है. ये क्यों होता है? जिससे आइडिया जो है, पोएट की बात जो है वो बहुत ही असरदार तरीके से बोली जा सके. ओके. जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में भी यूज़ किया जाता है. जैसे आपको कुछ बोला जाए कि आपको ये बस आप ऐसी मेहनत करो कि आपको दिन रात कुछ दिखे ही नहीं, आप सिर्फ इस एक उल्लू की तरह रात में पढ़ो और एक दिन में आप जो है पूरी तरह डिटरमाइंड होकर के पढ़ो. तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन किससे किया गया? नाइट आउल से किया गया. यू शुड बी अ नाइट आउल टू डू हार्ड वर्क. ओके. कि आपको बोला जा रहा है कि आप नाइट आउल की तरह काम करो रात में भी और सुबह भी काम करो. ठीक है. रातों में ऐसे काम करो जैसे उल्लू जगह रहता है वैसे लगे रहो. तो आपका कंपैरिजन किया गया है उल्लू से. ठीक है. एक वेग आइडिया देने के लिए है आपको ये यूज़ किया है मैंने एग्जाम्पल, बाकी आपको बताई है कि किस तरीके से यूज़ करना है. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल साइटेड अबव द पोएट हैज़ रिलेटेड द रियल शिप to a painted one as so to enable the reader to imagine how motionless the ship is. पहले एग्जाम्पल के अंदर रियल जो शिप है उसको ऐसे कंपेयर किया गया है एक पेंटेड शिप की तरह. ठीक है. अब दो डिफरेंट चीज़ हो गई, एक रियलिटी में शिप और एक पेंटिंग. आपस में कंपैरिजन किया गया बताने के लिए कि वो शिप जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, इतना मोशनलेस है जैसे कि एक पेंटिंग के अंदर पेंट किया हुआ होता है. दूसरी चीज़, इन द सेकेंड एग्जाम्पल द इमेज ऑफ ब्राइट आइज फ्लोटिंग इन द ग्रीन वाटर ऑफ द ocean has been created
which gives an impression of a shining emerald. दूसरे एग्जाम्पल में बोला गया है कि आइस जो है तैर रही है हरे पानी पे और इस तरह लग रही है जैसे कि कोई पन्ना, स्टोन जो होता है, एमरल्ड स्टोन जो है वो तैर रहा हो। ठीक है, अब है मेटाफोर। मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू सेंस डिवाइसेस इन इंग्लिश लिटरेचर। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको सेंसेस जो हैं वो पता पड़ते हैं लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर it is rather like a simile, except that the comparison is not direct but implied. यहाँ पर क्या होता है, ये भी सिमिली की तरह ही यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इम्प्लाइड होता है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से होता है। द वर्ड्स लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड एज मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। याद रखिएगा, लाइक और एज यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। लाइक और एज सिर्फ सिमिली के अंदर यूज़ होते हैं। द पोएट डज नॉट से दैट वन ऑब्जेक्ट इज लाइक अनदर, ही सेज इट इज़ अनदर। यहाँ पे पोएट ये नहीं कहता कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, वो सिंपली कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है ही वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एग्जाम्पल ही इज अ क्रूल एज अ टाइगर इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ अ सिमिली। यहाँ पर अगर हम ये सेंटेंस देखें कि वो इतना क्रूर है जैसे कि एक चीता क्रूर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये एग्जाम्पल है सिमिली का। लेकिन मेटाफर के एग्जाम्पल में क्या बोला जाएगा? बट द एग्जाम्पल ही इज़ द टाइगर ऑफ दिस टाउन इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ मेटाफॉर। ये अपने शहर का टाइगर है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेटाफर ये प्रॉपर्ली यूज़ किया गया है। पहले वाले में बोला जा रहा था कि वो उतना ही क्रूल है जैसे कि एक टाइगर। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना कि ऑब्जेक्ट के बीच में कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह से लगता है, वो तरह जो है ना वो हट गया है, वो है वो ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये है ही टाइगर अपने टाउन का। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सिमिली के अंदर लाइक और एस का यूज़ होता है सबसे पहले, और यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में कंपैरिजन होता है, और यहाँ पर बोला जाता है कि ये व्यक्ति दूसरी स्पीसीज़ है ही, उसका यूज़ ही इस तरीके से होता है, और यहाँ पे लाइक और एस यूज़ नहीं होते हैं। क्लियर? अब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच बिलोंगिंग टू साउंड डिवाइसेस इन इंग्लिश लिटरेचर। एलिट्रेशन जो है वो एक इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर साउंड डिवाइसेस यूज होते हैं लिटरेचर के अंदर। इट इन्वॉल्व्स रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एज फ्रीक्वेंट इंटरवल इन द सेम लाइन। यहाँ पर रिपीट किए जाता है एक साउंड, ठीक है, एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ पीरियड होगा, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम होगा। हर लाइन के अंदर आपको एक साउंड जो है वो रिपीट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द लाइन्स फ्रॉम द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.जी. कोलरिज, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एंशिएंट मैरिनर जो है उसकी लाइन ली गई है जो कि एस.जी. कोलरिज ने लिखी थी। यहाँ पे बोला जा रहा है द फेयर ब्रीज ब्लू, बी बी, देन वाइट फोम फ्लू, एफ एफ, देन द फरो फॉलोड फ्री, एफ एफ एफ। तो ये जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है। द रिपीटेड बीज एंड द एफ्स make the lines run quickly and give impression of a ship traveling at a high speed. यहाँ पर ये लाइन जो है उसमें ये बोला जा रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट होने वाले शब्द और एफ से शुरू होने वाले शब्द, वो क्या एक आपको क्विकली आप पढ़ने में आ रहे हैं, ठीक है, और वो क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि शिप जो है बहुत ही हाई स्पीड में चल रहा है, ठीक है। At the same time, the lines when read aloud create a great musical effect and soothe the ears of the listeners. और दूसरी तरफ यही चीज़ जो है जब पढ़ी जाती है तेज़ आवाज़ में तो ये बहुत ही म्यूज़िकल इफेक्ट डालती है, एक अच्छा इफेक्ट डालती है, और आप सुनने वालों के कानों को एक अच्छा लगता है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनको सुनने में। सो बेसिकली आज हमने तीन पढ़े हैं। हमने पढ़ा सिमिली, फिर हमने पढ़ा मेटाफॉर, और फिर हमने पढ़ा एलिट्रेशन। अब आप इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे और उसके साथ में ही आप बाकी के जो दो थे हमारे सोनेट की 14 लाइन पोम होती है, और उसके अंदर कैसे उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इटालियन पेट्रार्कन और द इंग्लिश सोनेट और द शेक्सपियरियन सोनेट, इसको भी याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम आगे पढ़ेंगे, आपकी पोम्स शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और साथ साथ आपको जो उसके अंदर लाइन्स होंगी जब आप उनको पढ़ते जाएंगे और आपको पहले से समझ आती रहेगी कि इसके अंदर कौन सी लिटरेरी टर्म जो है यूज़ की गई है, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आप फिगर आउट भी अच्छे से कर पाएंगे।
और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसीलिए पोम्स पढ़ाने से पहले आपको लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, जिससे आप अपनी समझ से वो कर पाएँ। ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक राइम स्कीम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइमिंग पोम्स होती थी अपनी, उसके अंदर प्रॉपर डिवाइसेस होती थी, साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी डाले जाते थे, ठीक है। एक लाइन के शब्द तीसरी लाइन के शब्द से ज़रूर मैच करते थे, या दूसरी लाइन के शब्द जो है फोर्थ लाइन से मैच करते थे। एक अलग ही आपको एक रिदम सी आपके बैठ जाती थी, ठीक है। और हमेशा आपको बचपन में बोला जाता था कि आप राइम स्कीम जो है फॉलो करते हुए चलें, यानी राइमिंग पोम्स जो हैं वो पढ़िए। Rhyme is a figure of speech belonging to sound devices in English literature. It occurs at the line ending in poetry and consists of words which have the same sound. अब ये एक साउंड डिवाइस है, ठीक है, और ये पोइट्री की एंडिंग लाइन में होता है। वर्ड्स इस तरीके से यूज़ होते हैं जिनका बोलने में सेम सा लगे। The letter preceding the vowels must be unlike in sound. अब जो वर्ड शुरू हो रहे हैं फाल से वो सुनने में तो क्या लगेंगे, डिफरेंट। फॉर इंस्टेंसेस नाइट एंड साइट, अब क्या सुनने में ये कैसे लग रहे हैं, एक से आर टू राइम्स, ये टू राइम्स हैं, बट नाइट एंड नाइट और राइट एंड राइट आर नॉट। लेकिन इनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल देखिए आप, थोड़ी सी जो वाल है वो डिफरेंट है, पीछे के सेम है और आगे कॉन्सोनेंट जो है वो सिमिलर है, लेकिन नाइट और नाइट इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये सही राइमिंग नहीं है। एंड राइट जो है वो भी सही राइमिंग नहीं है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, सिर्फ सुनने में प्रोनाउंसिएशन सेम है। If rhymes are used too much, the poem becomes monotonous. अगर ज़्यादा rhymes use करने लग जाते हैं तो poem जो होती है वो पूरी तरह से monotonous यानी boring हो जाती है। Blank verse uses the rhyme in a balanced manner. Blank verse जो होते हैं उसके अंदर properly use की जाती है ये rhyme. There is no excessive use of rhymed verse as we find in the heroic couplet. और ज़्यादा use नहीं होता है rhyme का until and unless हम देखें उसको heroic couplet की तरह। couplet यानी कि 2 lines। तो आज हमने पढ़ा राइम, मेटाफर, सिमिली और एलिट्रेशन। That's all for today, students. We'll continue your literary terms in our next class. Till then, have a great day ahead. All the best for your mock test.